10 मीटर साड़ी पहनने वाली गवार देवरानी। सुबह सुबह चाय नाश्ता करने के बाद गुड़िया अपने घर के बाहर आंगन में अपनी सहेलियों विमला, सरिता, प्रभा और गीता के साथ गप्पे लड़ा रही है। तुम सबने मिसेस शांता की बहू को देखा कैसे अजीब कपड़े पहनती है? हाँ देखा है ना उसे कपड़े पहनने का ढंग है, ना लोगों से बात करने की तमीज। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी गुड़िया की बहू नीता शॉर्ट बैकलेस सैटन पार्टी ड्रेस पहने खुले बालों में हाथ फेरती हुई वहाँ आती है। गुड़िया, ये तुम्हारी बहू इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? तुम ही उससे पूछ लो, मैं क्या बताऊं। मैं अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जा रही हूँ। और कौन कहता है कि मेरे कपड़े छोटे हैं? मेरे कपड़े छोटे नहीं हैं, बल्कि आपकी नजरें छोटी हैं। आपके देखने का नजरिया छोटा है। बोलती हुई नीता वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी बहू तो बड़ी बदतमीज है गुड़िया, कुछ छोटे कपड़े पहनती है और मुझे कहती है कि मेरा नजरिया छोटा है। गुड़िया, तुम्हारी बहू तो जरा भी नहीं बदली, जब से आई है तब से ऐसे ही कपड़े पहन रही है। तुम उसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो? मैं बहुत समझाती हूँ, मेरा बेटा भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये किसी की सुने तब ना। इसीलिए तो मैं अपने छोटे बेटे की शादी में इतनी देर लगा रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं बहू मॉडर्न न मिल जाए। मैं अपने बेटे की शादी शहरी मॉडर्न लड़की से नहीं करूंगी, बल्कि गांव की सीधी साधी लड़की से ही करूंगी। मुझे नहीं चाहिए छोटे कपड़े पहनने वाली मॉडर्न बहू। तो फिर तुम अपने बेटे की शादी मेरी बहन चंपा की बेटी रूबी से क्यों नहीं करवा देती हो? गांव में भी रहती है और संस्कारी भी है, और छोटे कपड़े पहनना तो दूर, उनके घर में तो सभी औरतें घूंघट करती हैं। मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी शहर में नहीं बल्कि गांव में ही करूंगी। अगर तुम्हें गांव की ही बहू चाहिए तो मैं आज ही अपनी बहन से बात करती हूँ और बता देती हूँ कि तुम उसकी बेटी रूबी को देखने आ रही हो। ठीक है, मैं कल ही अपने बेटे के साथ तुम्हारी बहन के घर पहुँच जाऊंगी। अगले दिन दोपहर को गुड़िया अपने पति विनोद और छोटे बेटे अशोक के साथ विमला के बताए पते पर उसकी बहन चंपा के घर पहुंच जाती है। वो तीनों हॉल में चंपा और उसके पति आनंद के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे। चंपा ने लंबा घूंघट किया हुआ था। भाई साहब, हमें आपका स्वागत सत्कार बहुत पसंद आया। अब बस अपनी बेटे को बुलवा दीजिए। रूबी, नाश्ता लेकर आना। सलवार सूट पहनी हुई रूबी दुपट्टा सिर में रखे लंबा सा घूंघट किए अपनी चाची कुंती के साथ ट्रे में समोसे और जलेबी लिए किचन से हॉल में आती है। गुड़िया रूबी को सिर से पैर तक देखती है। आपके घर की सभी औरतें घूंघट में ही रहती हैं लगता है। हाँ बहन जी, इस घर की सभी औरतें घूंघट में ही रहती हैं। घूंघट तो हमारी परंपरा है। फिर तो हमें हमारी बहू मिल गई। अब आप बताइए, हमारा लड़का आपको कैसा लगा? मैं तो अपनी बेटी की शादी शहरी लड़के से ही करना चाहती थी। सरिता ने मुझे पहले ही आपके बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो हाँ, हम सबको आपका बेटा पसंद है। शादी पक्की होने के कुछ दिनों बाद ही अशोक की बारात रूबी के घर आती है और रूबी को ब्याह के अशोक उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसके स्वागत के लिए पहले से ही अशोक के सभी घर वाले हॉल में खड़े हुए थे। लहंगा पहने और चुनरी से लंबा सा घूंघट किए रूबी जैसे ही अशोक के साथ दहलीज पर पहुंचती है, गुड़िया दहलीज पर रखे चावल के कलश की तरफ इशारा करती है और बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर जल्दी से गृह प्रवेश करो। घूंघट की वजह से रूबी कलश देख नहीं पाती, जिस वजह से वो अंदाजा लगाकर कलश में पैर मारने की कोशिश करती है। उसे बार बार नाकाम होता देख फिट एंड फ्लेयर मिनी ड्रेस पहने हुए उसकी जेठानी नीता देखती है और देवरानी जी, क्या गवारों जैसा इतना लंबा घूंघट किया हुआ है? कुछ दिख भी रहा है या नहीं आपको? बड़ी बहू, तुम तो चुप ही रहो। मेरी छोटी बहू तुम्हारी तरह छोटे कपड़े पहनने वाली नहीं है। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है, इतना लंबा घूंघट जो किया हुआ है मेरी देवरानी जी ने। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हो? गुड़िया रूबी के पास जाती है और छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी की बातों पर ध्यान मत दो और थोड़ा बाएं तरफ जाकर कलश गिरा दो। अपनी सास गुड़िया की बात मानकर रूबी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। बहू, तुम अब आराम कर लो, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। छोटी बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की सभी औरतें आएंगी। अब मैं उन्हें गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू मिल गई। गृह प्रवेश करके रूबी अशोक के साथ कमरे में चली जाती है और शाम तक पूरा घर रूबी की मुंह दिखाई की रस्म में आने वाली मोहल्लों की औरतों की मेजबानी के लिए तैयार हो जाता है। शाम होते ही हॉल में एक एक करके गुड़िया की चारों सहेलियां और मोहल्ले की कुछ औरतें नीतू, खुशी और सोनी आने लगती हैं, जिन्हें वेस्टर्न मिनी ड्रेस पहने नीता और लॉन्ग गाउन पहने उसकी ननद अंजलि पानी पिलाती हैं। नीता की शॉर्ट ड्रेस देखकर सबका मुंह बन जाता है। बताओ कैसी जेठानी है,
अपनी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म में कितने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई है। इसे तो इतनी भी समझ नहीं है कि घर के फंक्शन में आए हुए मेहमानों के सामने कैसे कपड़े पहने जाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए? अरे नहीं बहू, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। हम तो कह रही थी कि कम से कम आज तो छोटे कपड़े ना पहनती। झिझकते हुए खुशी नीता की बात का जवाब दे रही थी कि तभी सीढ़ियों से अपनी सास गुड़िया के साथ उतरती हुई रेशमी साड़ी पहने और लंबा सा घूंघट किए रूबी पर सबकी नजर पड़ती है। नीता बहू, अपनी नई देवरानी से कुछ सीखो कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। जैसे ही सीढ़ियां उतरकर रूबी हॉल में पहुंचती है, हॉल में मौजूद सभी औरतें उसे घेर लेती हैं और नीता बहू, तुम्हारी देवरानी ने तो पहली झलक में ही हमारा दिल जीत लिया है। मेरी देवरानी तो गांव की गवार है, इसे क्या पता फैशन क्या होता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं। मेरी सास ने जैसे चाहे वैसे कपड़े पहना दिए, लेकिन मैं अपनी देवरानी की तरह गवार नहीं हूँ। मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मुझे पता है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे नहीं। मुझे अपनी पसंद और नापसंद का भी ख्याल है। नीता बहू, गुड़िया विमला की बात को काट देती है। अरे तुम सब भी कहाँ मेरी बड़ी बहू के चक्कर में पड़ी हो। जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो तो कर लो। छोटी बहू, अपना घूंघट तो उठाओ और मेरी सहेलियों को अपना चेहरा तो दिखाओ। रूबी जैसे ही अपना घूंघट उठाती है तो वहाँ मौजूद सभी औरतें देखती हैं रूबी का प्यारा सा चेहरा। गुड़िया, तुम्हारी छोटी बहू तो वाकई बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। छोटी बहू जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिली है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है विमला। अब तुम भी बस करो, कितनी तारीफ करोगी मेरी। सभी औरतें रूबी के घूंघट की वजह से उसकी तारीफ करके अपने अपने घर लौट जाती हैं। उनके जाने के बाद छोटी बहू, तुम्हारे घूंघट की वजह से सबने तुम्हारी तारीफ की। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, सिर्फ घूंघट नहीं, 10 मीटर लंबी साड़ी का घूंघट। साड़ी चाहे 10 फुट लंबी हो या 10 मीटर की, घूंघट तो घूंघट होता है जो तुमने किया। गुड़िया नीता की तरफ निराशा भरी नजरों से देखती है और नहीं तो यहाँ घूंघट तो छोड़ो, पूरे कपड़े पहनने की उम्मीद करना भी गलत है। खैर छोड़ो, तुम अब आराम कर लो। कल सुबह तुम्हें खाना बनाकर भी हमारा दिल जीतना है अपनी पहली रसोई में। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। मुंह दिखाई की रस्म में अपने घूंघट से अपनी सास को खुश करके रूबी अपने कमरे में चली जाती है। नीता भी गुड़िया की बात पर बिना कुछ रिएक्ट करे अपने कमरे में चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी की अगली और पहली अकेले में मुलाकात अगली सुबह किचन में होती है। 10 मीटर लंबी साड़ी का घूंघट किए हुए, आलू काटते हुए रूबी शोल्डर रफर ट्यूब टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुई नीता को देखती है। मैं जब से आई हूँ अपनी जेठानी को छोटे कपड़ों में ही देख रही हूँ, आखिर बात क्या है? सोचते हुए रूबी आखिर अपनी जेठानी से उसके छोटे कपड़े पहनने की वजह पूछ ही लेती है। जेठानी जी, आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ पूछो देवरानी जी। जेठानी जी, आप इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? मैं जब से आई हूँ आपको छोटे कपड़ों में ही देख रही हूँ। देवरानी जी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न बहू हूँ। मुझे जो पसंद होता है मैं वही पहनती हूँ। मैं दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती। और मेरी बात मानो तो तुम भी मेरी तरह मॉडर्न बन जाओ और ये गवारों जैसे कपड़े पहनना बंद कर दो। और ये घूंघट कितना लंबा है तुम्हारा। जेठानी जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है और आपकी नजर में घूंघट करना गवार होना है तो रहे। मेरे मायके में भी मेरी माँ, मेरी चाची, यहाँ तक कि मेरी बुआ भी घूंघट रखती है। और आखिर बुराई क्या है घूंघट में? अच्छा, तुम्हारे मायके में सभी गवार हैं, इसीलिए तुम भी गवार हो। घूंघट करने वाली औरतें गवार नहीं होती जेठानी जी। नीता की बात का जवाब देते हुए रूबी आलू काट कर फ्राई कर लेती है और फिर प्याज, अदरक, लहसुन का तड़का लगाकर उसमें हल्दी और नमक भी डाल देती है। लेकिन घूंघट की वजह से उसे मिर्च के डिब्बे और नमक के डिब्बे में फर्क समझ में नहीं आता, जिससे वो मिर्च को धोखे से एक बार फिर सब्जी में नमक डालने ही वाली होती है कि तभी उसकी जेठानी उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? अभी तो आपने नमक डाला था ना। ओह, मुझे घूंघट में नमक और मिर्च के डब्बे में फर्क नहीं दिखा। तो देवरानी जी, आप घूंघट ऊपर करके भी तो खाना बना सकती हो। मैं न देखती तो पहली रसोई में ही आपको सब लोगों की डांट पड़ जाती। नहीं जेठानी जी, मैं ऐसे ही पहली रसोई कर लूंगी। ठीक है देवरानी जी, मेरा काम आपको समझाना था। बाकी मेरी बात मानना है या नहीं मानना, ये आपकी मर्जी है।
अपनी जेठानी की बातें सुनते और अनसुना करते हुए रूबी आलू मटर, शाही पनीर, हलवा रोटी, पुलाव और रस मलाई बनाकर अपनी जेठानी के साथ डाइनिंग हॉल में बैठे अपने सभी घर वालों को सर्व करती है। मुंह दिखाई की तरह रूबी पहली रसोई में भी अपने घर वालों का दिल जीत लेती है। बड़ी बहू, अपनी देवरानी से सीखो कुछ, कैसे ससुराल वालों का दिल जीता जाता है। और ससुराल में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, अगर आप कहना चाहते हो कि मैं भी देवरानी जी की तरह 10 मीटर की साड़ी पहनूं, घूंघट करूं, तो मुझसे नहीं होगा। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मम्मी, पापा, आप क्यों हमेशा बड़ी भाभी के पीछे पड़े रहते हो? आप दोनों खाने पर ध्यान दो ना। देखो छोटी भाभी ने कितनी टेस्टी रसमलाई बनाई है। तभी अंजलि उन दोनों को रसमलाई का कटोरा पास करती है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कपड़े पहनने की। जेठानी जी की जो पसंद है उन्हें पहनने दीजिए। आखिर उनके पहनावे में क्या कमी है? छोटी बहू, कमी? खुद ही देखो अपनी जेठानी के पहनावे में आखिर है ही क्या, सिर्फ कमी के अलावा। और तुमने अभी लोगों की बातें नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हें अपनी जेठानी के पहनावे में कमी नहीं दिख रही। छोटी बहू, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं तुम्हारी जेठानी के पहनावे के बारे में। जिस दिन तुम सुन लोगे ना, खुद अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपनी जेठानी के लिए कपड़े सिल दोगी। वो सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन देकर किचन में जाती हैं। फिर अगले दिन उन दोनों के अलावा जब पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था, तभी अंजलि उनके पास 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहने आती है। अंजलि बेटा, तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? पापा, आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स का गेट टुगेदर है, तो बस वहीं जा रही हूँ। वहाँ इतने छोटे कपड़े पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अभी अपने कमरे में जाओ और इन्हें बदल कर कुछ और पहन कर आओ। आखिर इन कपड़ों में खराबी क्या है? अंजलि बेटा, खराबी ये है कि ये बहुत छोटे हैं। तुम अपनी बड़ी भाभी की तरह बनने की कोशिश मत करो, अपनी छोटी भाभी से कुछ सीखो। बड़ी भाभी को कपड़े कैसे पहनने हैं ये उनकी मर्जी है, छोटी भाभी को कैसे कपड़े पहनने हैं ये उनकी मर्जी है, और मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं ये मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। अंजलि, तुम्हारी दोनों भाभी अपने ससुराल में हैं। तुम जब अपनी ससुराल जाना तो वहाँ अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, हम मना नहीं करेंगे। अंजलि, तुम समझदार हो। तुम अब तक खुद ही समझ गई होगी कि ससुराल में अगर तुमने अपनी बड़ी भाभी की तरह छोटे कपड़े पहने तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, और अगर तुमने अपनी छोटी भाभी की तरह कपड़े पहने तो फिर क्या सुनोगी। तो तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें लोगों के ताने सुनने हैं या फिर तारीफ। लेकिन उससे पहले तुम अपने ये कपड़े बदल कर आओ। मैं अपनी भाभीियों की वजह से अपने मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ। भिनकती हुई अंजलि अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद दीपक भी वहां से उठ के अपने कमरे में चला जाता है और वहां आईने के सामने खड़ी जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहने लिपस्टिक लगा रही नीता को देखकर, तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी ननद भी छोटे कपड़े पहनना चाहती है, तुम थोड़ा ध्यान रखा करो इस बात का। अगर मेरी ननद मेरी तरह कपड़े पहनना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ननद जी को नहीं बोलती कि छोटे कपड़े पहनो। अरे तुम बोलती नहीं हो, मैं जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हें छोटे कपड़ों में देखती है, तुमसे इंस्पायर होती है वो। इस घर में मेरे अलावा मेरी देवरानी भी है जो 10 मीटर की साड़ी पहनती है, तो ननद जी को उनसे भी सीखना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही क्योंकि वो गवार नहीं, मॉडर्न लड़की है और ये पता है कि क्या पहनना है क्या नहीं। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। इतने दिनों से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ मेरी बात आती ही नहीं है। और तुम ये लो, जीन्स पहनकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस किचन में। लिपस्टिक लगाकर नीता किचन में चली जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी देवरानी 10 मीटर की साड़ी पहने और घूंघट की एक खीर बना रही थी। दीपक भी हॉल में जाकर सब लोगों के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपनी बनाई खीर और नीता अपने बनाए छोले भटूरे लेकर हॉल में पहुंच जाती है और सब लोगों को सर्व करती है। खीर सर्व करके रूबी किचन में वापस चली जाती है। तभी खीर का रंग लाल देखकर, छोटी बहू ने खीर में ये क्या डाला है जो इसका रंग लाल है? आप भी कमाल करती हो मम्मी, रूबी ने केसर वाली खीर बनाई है तभी ये इतनी लाल है। छोले भटूरे की आती हुई खुशबू से, छोटी बहू की केसर वाली खीर बाद में खाएंगे, पहले बड़ी बहू के बनाए छोले भटूरे खाते हैं। वो सभी छोले भटूरे खाते हैं और बड़ी बहू, तुम भले ही छोटे कपड़े पहनती हो, लेकिन एक बात तो है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अगर तुम छोटे कपड़ों के बजाय साड़ी पहनने लगो या तुम्हारे कपड़े थोड़े बड़े हो जाएं, तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम सर्वगुण संपन्न बहू बन जाओगी अपनी देवरानी की तरह। मम्मी जी, अगर मैं बड़े कपड़े पहनने लगी तो मुझ में और मेरी देवरानी जी में फर्क क्या रह जाएगा? तो फिर आप ताने किसे मारोगी? बड़ी बहू, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा,
ठीक है, तुम सब छोले भटूरे खाओ, तब तक मैं छोटी बहू के हाथ की बनी खीर विमला को देकर आती हूँ। बोलती हुई गुड़िया एक कटोरे में खीर लेकर विमला के घर पहुंच जाती है और हॉल में बैठी विमला को खीर। गुड़िया, आज किस खुशी में खीर लेकर आई हो? बस समझ लो कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है, उसी खुशी में। अच्छा, तब तो तुम मुझे सस्ते में ही निपटा रही हो। सस्ते में कहाँ, ये खीर उसी की बनाई हुई है, वो भी केसर वाली। गुड़िया की बात सुनते ही जैसे ही विमला खीर खाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या है? इसमें तो शक्कर की जगह मिर्च भरी पड़ी है। क्या? हाँ, तुमने अब तक चखी नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि खीर में छोटी बहू ने केसर डाला हुआ है, इसीलिए खीर का रंग लाल है। तो मैं बिना चखे ही तुम्हें देने चली आई। कोई बात नहीं, घूंघट की हुई होगी तो हो सकता है कि गलती से चीनी की जगह मिर्च डाल दी होगी। हाँ, यही हुआ होगा। यहाँ विमला ने खीर खाते ही खीर किचन की सिंक में बहा दी। वहाँ हॉल में जैसे ही अशोक ने खीर का पहला चम्मच खाया, उसने खीर का कटोरा गिरा दिया ताकि उसके अलावा किसी को पता ना चले कि खीर में क्या है। उप्स, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बहू, दोबारा खीर बना देगी। रूबी खीर साफ करती है और फिर सबको खाना परोसती है। खाना खाकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है। सब काम करने के बाद जब रूबी रूम में आती है तब, देखो रूबी, तुम्हारे घूंघट से मम्मी और पापा सब खुश हैं, लेकिन खाना बनाते हुए घूंघट रखने की क्या जरूरत है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो जी? तुमने खीर में चीनी की जगह मिर्च डाली हुई थी और मुझे पता है ये गलती तुमसे घूंघट की वजह से हुई है। हाँ, शायद घूंघट की वजह से मुझे चीनी के डब्बे और मिर्च के डब्बे में फर्क नहीं दिखा। वो तो अच्छा हुआ सबसे पहले मैंने ही खीर खाई, नहीं तो आज तुम्हें शायद सबकी डांट सुननी पड़ सकती थी। मैं कोशिश करूंगी घूंघट हटाने की। रूबी की बात सुनकर अशोक को हंसी आ जाती है। आपको मुझ पर हंसी आ रही है? तुम पर नहीं, विमला आंटी पर, जिन्होंने तुम्हारी मिर्च वाली खीर खाई होगी तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अशोक की बात सुनकर रूबी को भी हंसी आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। रूबी घूंघट हटाने की कोशिश तो करती है लेकिन हटा नहीं पाती। फिर एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी अपने परंपरागत छोटी ड्रेस मतलब मिनी स्कर्ट और बैकलेस पहने, नीता और 10 मीटर लंबी साड़ी पहने और घूंघट किए रूबी हॉल में बैठी मटर छील रही थी, तभी वहाँ गुड़िया आती है और, बहुओं, कल सुबह लड़के वाले तुम्हारी ननंद को देखने आ रहे हैं, तो उनके सामने सलीके से पेश आना। सलीके से मतलब कैसे मम्मी जी? तुम ये छोटे कपड़े पहनकर उनके सामने बताना, और तुम छोटी बहू खाना बनाते हुए घूंघट हटा लेना। तुमने पिछली बार जो गड़बड़ की थी वैसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं लड़के वालों के सामने आऊंगी ही नहीं, और मैं भी किचन में अपना घूंघट हटा लूंगी। अपनी बहू को समझाकर गुड़िया अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी किचन में लड़के वालों के स्वागत के लिए अलग अलग तरह की डिशेस बना रही होती हैं। नीता 1 पीस में और रूबी 10 मीटर लंबी साड़ी में, वो भी घूंघट हटाकर। देवरानी जी, आप ही जाना लड़के वालों के सामने, मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है जेठानी जी, नहीं तो आपको मम्मी जी की डांट सुननी पड़ेगी। इधर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जलेबी, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, बर्फी बना रही होती हैं। वहीं अंजलि के कमरे में गुड़िया उसे शरारा सूट पहने उसे चुनरी उड़ाकर। लड़के वालों के सामने तुम ऐसे ही जाना, सर से चुनरी सरकने मत देना। जब तक गुड़िया अंजलि को तैयार करती है तब तक लड़के वाले सरला, विपिन और निखिल आ चुके थे। दीपक, अशोक और विनोद ने उन्हें हॉल में बिठाया और, अंजलि, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अंजलि अपने कमरे से निकलकर जाती है और नाश्ते की ट्रे उठाकर। छोटी भाभी, आप भी मेरे साथ चलो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रूबी घूंघट ओढ़ती है और चाय का ट्रे उठाकर अंजलि के साथ हॉल में पहुंच जाती है। उनके वहां पहुंचने से पहले गुड़िया वहां पर आ गई थी। वो दोनों मिलकर सबको चाय नाश्ता सर्व करते हैं। सरला अच्छी तरह से अंजलि को देखती है, फिर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी लड़की पढ़ी लिखी है और मॉडर्न है, लेकिन इसके पहनावे से तो ये शालीन और संस्कारी भी दिख रही है, जो गुण आजकल की लड़कियों में देखने को नहीं मिलते हैं। ये घूंघट में कौन है जी? ये मेरी छोटी बहू है जो हमेशा घूंघट में ही रहती है। आपकी बहू बहुत संस्कारी है। गांव की जो है संस्कारी तो होगी ही, या फिर गांव की गवार है इसीलिए घूंघट में है। मैं घूंघट करती हूँ, गांव की हूँ तो आपकी नजरों में गवार हो गई? छोटी बहू, वो मजाक कर रहे हैं, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बात घुमानी पड़ेगी। बड़ी बहू, पानी लाना तो। बात घुमाने की कोशिश में
गुड़िया अपनी ही कही बात भूल जाती है और उसकी बातें सुनते ही नीता ट्रे में पानी के गिलास लिए हॉल में पहुंच जाती है। उसे देखकर सरला अपने पति विपिन की आंखें अपने हाथ से ढक लेती है। अरे ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहू है। अच्छा, एक ही घर में रहकर आपकी दोनों बहुओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक को देखकर लगता है कि उसे कपड़े पहनने से एलर्जी है और एक को देखकर लगता है कि कपड़े उसके लिए नहीं बने, वो कपड़ों के लिए बनी है। तभी विपिन सरला का हाथ अपनी आंखों से हटाता है और जब आपकी दोनों बहुओं के संस्कारों में इतना अंतर है तो आपकी बेटी में कितने और कैसे संस्कार होंगे? हमें ऐसे दोहरे संस्कार वाले घर की बेटी नहीं चाहिए जी। हम ऐसे घर की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते जिस घर की बहुओं के संस्कारों में इतना अंतर हो। वो तीनों अंजलि को नापसंद करके वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें मेहमानों के सामने आने से मना किया था ना, फिर भी तुम उनके सामने आई, वो भी इन छोटे कपड़ों में। तुमने अपने मन का किया, लड़के वाले तुम्हारी वजह से मना करके चले गए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। उन्होंने मेरी देवरानी के लंबे घूंघट के कारण उन्हें गवार कहा और फिर आपने मुझे आवाज दी तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। मैं उन्हें जवाब देना चाहती थी। हाँ, कहा तो था, मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन मैं शांत रही, कुछ नहीं बोली। अब गुड़िया दोनों देवरानी जेठानी से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे विनोद भी जाता है। कुछ देर बाद जब नीता और रूबी अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे तक जाती हैं, तो सुनती हैं गुड़िया और विनोद की बातें। कमरे के अंदर खिड़की के पास खड़ी गुड़िया अपने बगल में खड़े विनोद से, मैंने नीता को समझाने की बहुत कोशिश की, इतने छोटे कपड़े मत पहना कर, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी वजह से मुझे लोगों की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं, मैं उसे बता नहीं सकती। लोगों की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देती हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। गुड़िया, तुम फिक्र मत करो, एक दिन हमारी बहू इस बात को समझेगी और खुद अपने पहनावे में बदलाव लाएगी। मैं छोटी बहू गांव की ये सोचकर लाई थी कि वो लोगों का सम्मान करेगी, साड़ी पहनेगी और घूंघट में रहेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 10 मीटर की साड़ी पहने लंबे घूंघट में ही रहेगी। तुम फिक्र मत करो गुड़िया, हमारी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। दोनों बहुओं के कपड़े पहनने का ढंग भले ही अलग है, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ में आएगा कि पहनावे से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। उन दोनों की बातें कमरे से बाहर खड़ी दोनों देवरानी जेठानी सुन रही थी। हमारे सास ससुर कितने अच्छे हैं, हमारी वजह से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन कभी उन्होंने हमसे शिकायत नहीं की, बस प्यार से हमें समझाया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी बात समझें, ताकि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। मैं अब एकदम से अपने आप को कैसे बदलूं? मैं भी अपने आप को नहीं बदल सकती। जो पूरी जिंदगी देखती आई हूँ उसे अचानक नहीं छोड़ सकती। देवरानी जी, तुम्हारे घूंघट की वजह से ही लड़के वाले ननन जी को नापसंद करके चले गए। नहीं जेठानी जी, मेरे घूंघट की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके छोटे कपड़ों की वजह से हुआ है। आप अपने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो। मेरे छोटे कपड़ों को कुछ मत कहना, और कहाँ से कपड़े छोटे हैं मेरे? दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहस करके अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल शांत रहता है। फिर एक दिन अंजलि को देखने रवि अपने मम्मी पापा बसंत और पूनम के साथ आता है। हॉल में उन तीनों के साथ दीपक, अशोक और विनोद बैठे हुए थे। तभी गुड़िया फ्रॉक सूट में अंजलि को साथ लिए वहां पर आती है। अच्छा है मैंने अपनी बहुओं को कुछ नहीं बताया, नहीं तो आज फिर उनकी वजह से गड़बड़ हो जाती। गुड़िया सोच ही रही थी कि तभी दोनों देवरानी जेठानी साथ में वहां आ जाती हैं। नीता को मैक्सी ड्रेस और रूबी को सिर्फ माथे तक घूंघट में देखकर वो सभी हैरान रह जाती हैं। लड़के वाले भी उन दोनों को देखते हैं और फिर, भाई साहब, आप मुझे खुले विचारों के जान पड़ते हैं, तभी तो आपके घर की दोनों बहुएं अपने मन के कपड़े पहन रही हैं। आपकी दोनों बहुओं को देखकर पता चलता है कि आपकी बेटी के संस्कार कितने अच्छे होंगे। मतलब देखो ना, शालीनता से रहकर कैसे आपकी बहुओं ने कपड़े पहने हैं। हमें ऐसे ही बहू चाहिए थी जी, जो खुले विचारों की हो, लेकिन शालीनता में भी रहे। अगर हम आपकी बहुओं को ना देखते तो शायद हमें पता न चलता कि हमें जैसी लड़की की तलाश है वो आपकी बेटी ही है। हमें आपकी बेटी पसंद है जी। हमें भी आपका बेटा और आप लोगों की सोच पसंद आई। रिश्ता पक्का करके वो तीनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, बहू, तुम दोनों ने ये क्या किया? अचानक ये बदलाव कैसे आया? ये सूरज आज पश्चिम से कैसे उगा? हम दोनों देवरानी जेठानी ने जब ये महसूस किया कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, हम चाहे जो कर लें हमें कुछ नहीं कहते,
तब हमने सूरज पश्चिम से उगाने का ठान लिया और आज हम दोनों आप सबके सामने ऐसे खड़ी हैं। मैंने हमेशा मायके में औरत को घूंघट में ही देखा है, तो सोचा कि मैं भी अपने ससुराल में घूंघट में ही रहूंगी, वो भी 10 मीटर की साड़ी के लंबे घूंघट में। घूंघट की वजह से मुझे गवार कहा गया, लेकिन मैंने सबकी बातें नजरअंदाज की। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों को मेरे घूंघट की वजह से परेशानी होती है, तो मैंने घूंघट हटा लिया। मैंने तुमसे कहा था ना गुड़िया, हमारी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं, खुद एक दिन समझ जाएंगी। और देखो आज वही हुआ। बहुओं, तुम दोनों अब भी अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हो, लेकिन सामाजिक बंधनों के दायरे में रहकर। और बंधन किसी को बांधने के लिए नहीं है, बल्कि एक सीमा है जो हम सब के लिए बेहूदगी और शालीनता तय करती है। मम्मी जी, हमें ये बात समझ में आ गई है। अब से हम दोनों देवरानी जेठानी शालीनता में ही रहेंगी।